बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीस अली। आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान के उस शिकवे के बारे में जो उन्होंने अपोजिशन जमातों से किया है। और इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो अहम पैगाम था वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि उन्होंने इसमें क्या आज नया उन्होंने फसाद खड़ा करने की कोशिश की है। तो पहले बात कर लेते हैं कि उनके शिकवे की कि अपोजिशन जमातों से उन्होंने क्या शिकवा किया है। शिकवा ये करते हैं, उन्होंने कहा कि हम हर जो इजलास होता है बजट का, उसमें ये कह कर आते हैं कि हमने इस हुकूमत को गिरा देना है, लेकिन अपोजिशन जमातें वो किरदार अदा नहीं कर रही जो उन्हें किरदार अदा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से एक तरह से लग रहा था कि जो मौलाना फजल रहमान हैं वो जो अभी गुज़िश्ता दिनों जो डॉना सनाउल्लाह ने उनसे मुलाकात की थी, यानी कि मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने उनसे मुलाकात की थी, तो एक बार फिर ये बात चल पड़ी थी कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल करने जा रही है। लेकिन इसके बाद मौलाना फजल रहमान को कुछ समझ आई, कुछ सोचा, तो आज वो बरस पड़े ना उनके ऊपर जो अपोजिशन थी और कहा कि मैं आपसे शिकवा करता हूँ, आप लोग निकलते नहीं हैं, आपका किरदार बिल्कुल नहीं है और सब लोग घरों में बैठे हुए हैं। इस हुकूमत को जाना चाहिए, हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और एक तरह से वो शिकवा करते हुए नज़र आए और एक तरह से पैगाम भी दिया कि अपोजिशन जमातें जो हैं ना ही वो उनके साथ मुखलिस हैं और ना ही मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों के साथ मुखलिस हैं। तो जो असल में मामला ये निकला कि ये दोनों ही आपस में लड़ते हैं और आपस में ही झगड़ते हैं, लेकिन जब वक्त आता है एक होने का तो फिर ये दोबारा आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं और यही हमें नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक और जो पैगाम उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दिया, इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप हमारा साथ दें, हम मिलकर इस हुकूमत को गिराएंगे, इस हुकूमत को गिराने के लिए आप हमारा साथ दें और अपना जो किरदार है वो थोड़ा सा आप जो यानी कि जो आपकी शफ़क़त है वो पीछे कर दें ताकि इस हुकूमत का हम खात्मा कर सकें। तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ना मौलाना फजल रहमान जो अपने आप को जमहूरियत पसंद अपने आप को आलिम कहते हैं, जमहूरियत पसंद अपने आप को सियासतदान कहते हैं, वो बंदा इस्टेब्लिशमेंट के आपने देखा कि जब भी इस मुल्क में कोई मसला खड़ा होता है तो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी वही काम किया है कि मौलाना फजल रहमान ने इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा जाकर गिड़गिड़ा कर मदद मांगी है कि आप जो है इसके ऊपर जो दस्ते शफ़क़त है वो ख़त्म कर दें। लेकिन हमने कुछ दिनों पहले देखा है कि ना तो मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार है, ना ही हमारे एंकर्स मानने को तैयार हैं, ना ही हमारे सियासतदान मानने को तैयार हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं। ये रोज़ाना यहाँ आकर गीत गाते हैं और कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है और इमरान खान है वो आपस में उनकी लड़ाई हो चुकी है और ये हुकूमत अभी गई और यूँ चली गई। लेकिन जो हम जैसे जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, यूट्यूब पर आप लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, वो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि अभी तक मामलात जो हैं इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के वही हैं। अभी कोई ऐसी बात या नौबत नहीं आई कि दोनों में इतना सख्त जो रवैया है वो अख्तियार किया जाए। मुल्क को चलाना है, एक तो मुल्क में कोरोना वायरस की जो वबा है वो एक मईशत के लिए ज़हर कातिल है, हुकूमत के लिए मसला खड़ा कर रही है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़ाहिर बात है मईशत को ख़तरा है, रियासत को ख़तरा है, तो दोनों तरफ से है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट से जो मदद मांग रहे हैं तो इनसे तो एक चीज़ ये फ़र्ज़ की जा सकती है कि इसका मतलब है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं और जो मौलाना फजल रहमान हैं वो ये चाहते हैं कि इन दोनों का आपस में क्लैश हो और किसी तरह से हमारी बारी आ जाए, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार नसीब नहीं हुआ और वो इक़्तिदार के बग़ैर जैसे मछली पानी के बग़ैर फड़फड़ाती है, इस तरह से वो फड़फड़ा रहे हैं, इस तरह से वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर कश्मीर कमेटियों की चेयरमैनशिप मिलती है, आपको पार्लियामेंट में ज़बरदस्त किस्म के आपको वहाँ पे घर मिलते हैं, आपको गाड़ियाँ मिलती हैं, आपको प्रोटोकॉल मिलता है। तो जब ये प्रोटोकॉल ना मिले तो इंसान की जो इंसान के जहन में हैं वो मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, फतूर आते हैं, ताकि वो इनका इस्तेमाल करके किस तरह इक़्तिदार की मसनद तक पहुंच सके। तो यही काम मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। हमने देखा है कि वो पहले अपने जो बच्चे थे, जो मदरसों के बच्चे थे, उनको इस्तेमाल करते रहे, अब वो फिर दोबारा इस पॉलिटिक्स में दोबारा आए हैं और अपने आप को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह से ये चाह रहे हैं कि हुकूमत को गिराया जाए। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है और अगर इमरान खान साहब को हटाया गया तो इमरान खान
कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद में कहने वाले लोग हैं कि इमरान खान चुप नहीं बैठेगा, और ना ही वो नवाज़ शरीफ होगा, ना ही वो ज़रदारी होगा, ना ही वो बेनज़ीर होगा कि 1-2 साल बाद उनकी हुकूमतें ख़त्म कर दी जाएँ और वो चुप करके घर चले जाएँ। इमरान खान फ़ाइटर है और इमरान खान जो कर सकेगा वो अपनी आखिरी हद तक करेगा, और इसका अंदाज़ा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि इमरान खान को अगर उतार दिया गया इस जगह पर, ऐसे मोड़ पर, तो इमरान खान पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो सब कुछ करेगा जो वो कर सकता है। अब दूसरा टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने अब्दुल हफीज़ शेख यानी कि वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक बाक़िर रज़ा का नाम ECL में नाम डालने की उन्होंने तजवीज़ दी है और मुतालबा किया है कि इनका नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मईशत को उन्होंने तबाह कर दिया है और ये मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम ECL में डाला जाए। तो एक मेरे दोस्त हैं जुनैद, उनसे मैंने बात की, मेरे साथ ही बैठे थे। मैंने कहा जुनैद यार ये मुतालबा किया है, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो उसने कहा कि फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो लोग 2 से ज़ायद बच्चों को जन्म दे रहे हैं, 2 से ज़ायद बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनका नाम भी ECL में डाल देना चाहिए। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि जिस तरह की लॉजिक मुस्लिम लीग नून वाले दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ दे रहा है, तो यही लॉजिक बनती है कि जब बात ही रेलिवेंट हो जाए। असल में मसला ये है कि इसहाक डार जो इस मईशत की तबाही का ज़िम्मेदार है, जो जाते हुए जिन्होंने जो 2017 और 18 के आखिरी दिनों में जो इन्होंने लूट मार मचाई, जो इन्होंने मुल्क के साथ किया, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गवर्नर स्टेट बैंक बाक़िर रज़ा या अब्दुल हफीज़ शेख ने किया हो? जब हमारे मुल्क के अंदर इसहाक डार जैसे वज़ीर ख़जाना और उसको बड़ा एक आलिम फाजिल पेश किया जाए तो फिर तो बात रह जाती है। तो ख्वाजा आसिफ को पहले चाहिए था कि जो उनकी हुकूमत में लूट मार करते रहे हैं लोग, उनका नाम लेने के बजाय आप लोग उस हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आए सिर्फ 20 माह हुए हैं, सिर्फ 20 माह हुए हैं, और उस हुकूमत के ऊपर नाम ले रहे हैं जो तारीख़ के सबसे बड़े वबा यानी कि कोरोना वायरस से लड़ रही है। उसके बाद आपने देखा कि जितने भी ये 20 माह हुए हैं, 20 से 22 माह, इस दौरान कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन इस हुकूमत के ऊपर बहरान ना हो। एक तरफ वो अपोजिशन से लड़ रही है, दूसरी तरफ वो खारजी महाज पर लड़ रही है, तीसरा सबसे बड़ा उनके लिए जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए मसला है वो पाकिस्तान में मईशत का मसला था। लेकिन ख्वाजा आसिफ का ये मुतालबा बिल्कुल जो वही है जैसे उन्होंने कहा कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, तो ये बेवक्त की रागनी है, वो बजाते रहें, सही बात है। लेकिन असद उमर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया उन्हें, और उसके ऊपर जो सलीम साफ़ी हैं वो भी बोले। उन्होंने कहा कि असद उमर जो हैं वो फैज़ हसन चौहान की बात कर रहे हैं, उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में इस्तेमाल की है, तो उसी तरह से अगर जवाब दिया जाए तो इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सलीम साफ़ी को असद उमर की तकरीर तो बहुत बुरी लगी, लेकिन सलीम साफ़ी साहब को जो ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की, जो मुल्क का बैंड बजा के उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर गए, उसके ऊपर कोई बात उन्हें बुरी नहीं लगी, क्योंकि वो समझते हैं कि वो हक़ पर हैं और असद उमर जो है वो झूठ पर हैं और उनका दिफा किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का दिफा जो है वो लाजमी मुमकिन है। तो ये सलीम साहब ने ट्वीट करके असद उमर साहब को तो बुरा भला कहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ के बयान की 1% भी मजम्मत नहीं की, बल्कि वो लगते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद आखिरी जो ख़बर है वो ये है कि भारत के 2 जो सफारतखाने के एहलकार जो इस्लामाबाद में हैं वो जा रहे थे यहाँ पर इस्लामाबाद में, सड़क किनारे एक शख्स था, और ये जो दोस्त थे, मैंने उनसे जो इस क्राइम की बीट को कवर करते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मामला क्या है? FIR तो खैर दर्ज हो गई है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझ कर शरारत की गई है पाकिस्तान के अंदर, और उन 2 एहलकारों ने क्या किया है जनाब, उन 2 एहलकारों ने, एक तो BMW उनके पास गाड़ी थी, तेज़ रफ्तारी के साथ उन्होंने एक शख्स को कुचलने की कोशिश की, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो शख्स बच गया। लेकिन वहाँ पे मौजूद शहरियों ने वो गाड़ी पकड़ ली, उन एहलकारों को पकड़ लिया, वो भेज दिए थाने में। फिर बाद में जो उन्हें इस्तिस्ना हासिल है एक सफारती, उसके बुनियाद पर उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन सफारती जो भारतीय सफारती एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और उनके जो ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो इस्लामाबाद के थाने में ही दर्ज किया गया है। लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में भारत में यानी कि दिल्ली में वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाने को जो है उनका मुहासरा किया गया। अब बात यह है कि ये जो मामला है ये ऐसे आम नहीं लग रहा, ये एक शरारत लग रही है, और शरारत इसलिए लग रही है कि भारत चीन जो
जो थप्पड़ मार रहा है, उन्हें चमाटे मार रहा है, उस सारे मामले से, और नेपाल ने जो नक्शा मंजूर किया है, वो सारा मामला जो है उसे लेकर इधर पाकिस्तान की तरफ जो एक लोगों की, जो भारतीय लोगों की अटेंशन है वो इधर डाइवर्ट की जा रही है। और यही मामला हुआ है कि वहाँ पे मुआसरा कर लिया गया और फिर इस खबर को लेकर बड़ा वावेला मचाया गया कि पाकिस्तान में तो भारतीय एहलकारों के साथ बड़ा गलत रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इसी नतीजे में उन्होंने फिर दिल्ली में पाकिस्तानी जो सफारत खाना है उसका उन्होंने क्या किया है, मुआसरा कर लिया है और फिर पाकिस्तानी जो सफारत खाने के एहलकार हैं उनको हरासा करने की कोशिश की है। और ये एक लंबी जो आगे जंग है उसका एक पेशखामा है कि अब ये भारत शरारत करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के साथ यही शरारत जो है पहले सरहद पर की जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान का एक दारुल खिलाफा है वहाँ के अंदर ये शरारत की गई है ताकि दोनों मुल्कों में आग लगे मज़ीद, और पाकिस्तान की तरफ जो लोगों की नज़रें हैं वो चली जाएं, जो भारत में हो रहा है वो लोग सब भूल जाएं, और जो नेपाल ने भारत के साथ किया, जो चीन ने भारत के साथ किया, उसके ऊपर लोग सवालात ना खड़े करें। यानी कि आप देखें कि भारत में हर शख्स पूछ रहा है कि चीन ने भारत के साथ क्या किया है, नेपाल ने भारत के साथ क्या किया है, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हम आपको एक बेहतर जब मौका आएगा तब आपको जवाब देंगे, अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि आपको जवाब दे सकें। इसका मतलब है कि उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है, वो कोई ऐसा जवाब घड़ रहे हैं कि जिससे वो सारा मामले से निकल जाएं और अपनी आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें। जो उनके साथ हो चुका है वो लोग भूल जाएं। तो ये सारा मामला है। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।